बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट था वाटर। हमने उस दिन पूरी थ्योरी आपको बताया था कि हमारे बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और वो कहाँ से मिलता है। जनरली आप जान पाए थे कि बॉडी को मुख्यतः 6 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें पहला जल आता था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, विटामिन था, फैट था और मिनरल्स थे। इसमें सभी को प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित आहार करना होता है, मतलब बैलेंस डाइट अगर हम डेली लेते हैं तो हमें 6 चीज़ें मिल जाती हैं। बात आती है उसमें जल की, तो जल आपको हमने बताया था कि जल बॉडी की सबसे रिक्वायरमेंट चीज़ है, मतलब पानी की सबसे जरूरत होती है और एक स्वस्थ मनुष्य को लगभग 4 लीटर से 5 लीटर की पानी की जरूरत होती है। अगर उतना पानी लेता है तो उसके शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी और उससे होने वाली क्रियाओं में विच्छेद भी उत्पन्न होगा, डिस्टर्बेंस नहीं उत्पन्न होगा। जल का अगर स्रोत की बात करें तो जानते हो आपके पूरी दुनिया में 2/3 भाग पानी से ही भरा है। दुख की बात यह है कि सब पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की अगर बात करें तो बहुत कम है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे दुनिया में लगभग 66% पानी है। उस 66% पानी और मतलब जिसको 2/3 कह सकते हो, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा, और जितना पानी है उसमें से सिर्फ 3% पीने के योग्य है। कितना परसेंट? 3। मतलब जितना पानी है उसमें से 3% ऐसा है जो पिया जा सकता है और बाकी 97% साल्टिक है, नमक वाला खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। तो आपको पता होगा पानी तो बहुत अधिक है लेकिन पीने योग्य नहीं है, इसलिए पानी की किल्लत हो जाती है। अच्छा, उस जो 3% है उसमें से लगभग 2% ग्लेशियर बने हुए हैं, बर्फ पहाड़ों के बर्फ के रूप में है। तो फिर बचा कितना? 1%। मतलब सिर्फ 1% पानी ही है जो हमारे तल के नीचे से हम पीने योग्य पा रहे हैं। और वो 1% जिस दिन कम होने लगा, कम कैसे हो जाएगा? जिस दिन वो खारे वाले में मिल गया या बर्फ वाले चला गया तो फिर वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जिससे जल की किल्लत आ सकती है। आपको पता होगा कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, मतलब विश्व युद्ध अगला होगा, तो उसका मुख्य कारण जो हमारे विशेषज्ञों ने बताया वो जल बताया है कि अगली बार जब विश्व युद्ध होगी तो किसके लिए होगी? पानी के लिए होगी, जल के लिए होगी। मतलब अगला विश्व युद्ध का जो कारण बनेगा वो मुख्यतः पानी बनेगा, क्योंकि पानी की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको पता होगा आप लोगों के भी गर्मी के दिनों में गांव में भी दिक्कत आने लगती है, नल का सूखना या बोरिंग से पानी नहीं आना बाहर। नेपाल में चले जाओ तो और बड़ी दिक्कतें मिलेंगी। कुछ गाँव ऐसे होते हैं यहाँ पानी नहीं निकलता, 1-2 नल वाला पानी जो गहरा है वो देता है, जो पानी नहीं देता है। तो समस्याएं भी धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन लगातार अगर अगला 2, 4, 10, 20, 50, 100 साल के बाद में पानी की बहुत बेहद दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग पानी को बहुत कम पर इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए हर जगह पे आप देखोगे क्लीन एंड सेव द वाटर लिखा रहता है। आप एक चिपिस खाओगे वहां भी लिखा है ग्रीन एंड क्लीन। 2 चीजों अक्सर बनाए, हरा पत्ती बना देता है। मतलब हमारे जो आने वाली समस्याएं हैं वो हरे पत्तियों से, मतलब पेड़ पौधों से। जिस तरह अंधाधुंध कटाई चल रही है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ के तापमान को बढ़ा रहा है। आपको हर साल तापमान बढ़ेगा तो ठंडी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, और जब एक बार गर्मी बढ़ गया तो फिर उसको घटा नहीं मिलेगा, फिर हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो हमेशा आप एक छोटा सा कापी लियोगे ना, कापी में भी कहीं ना कहीं बनाया होगा ग्रीन एंड क्लीन। मतलब एक तो क्लीन करने का मतलब होता है प्रदूषण से बचना, है ना? कापी में आप दुनिया का कोई भी सामान लोगे तो पहले नंबर को इंडिकेट कर रहा है, अपने एमआरपी के पास लिखता है। एमआरपी हर कोई देखता है तो एमआरपी के पास अक्सर दिखा देता है। एक तो ग्रीन लिखता है, क्लीन लिखता है। ये 2 चीजों का मतलब होता है। क्लीन का मतलब सफाई, मतलब प्रदूषण से बचे। जैसे ध्वनि प्रदूषण आप करने में देखे होंगे अक्सर डीजे वाले ध्वनि प्रदूषण बम्पर कराते हैं, तो ये एक समस्या है। इससे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और उस वाइब्रेशन से हम लोगों की दिक्कतें होती हैं। आज जो बीमारियां बढ़ रही है हार्ट को लेकर, तो वाइब्रेशन का इफेक्ट है। शांत माहौल नहीं होने की वजह से पी पा चो पी चल रहा है, इसके वजह से हमारे हार्ट डिस्टर्ब होते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्ट वाइब्रेट करता है कि नहीं करता है? और उस वाइब्रेट में अगर दूसरा वाइब्रेट मिलेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं? जब 2 कंपन मिलेंगे, जैसे मान लो आप बाजा बजा रहे हो कंपन द्वारा, क्या गिटार, और बीच में कोई और उसी में करे तो आवाज क्या हो जाएगी? हमारी हार्ट एक बीट दे रही है ना, कंपन। जब इस कंपन को कोई बाहरी कंपन डिस्टर्ब करेगा, बाहरी कंपन मतलब बाहर का कंपन, जैसे कि डीजे लगा के बहुत लोग बहुत खुश होते हैं तेज आवाज को लेकर, तो उनका हार्ट बीट डिस्टर्ब हो रहा होगा कि नहीं? इससे हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे कान के प्रॉब्लम, जैसे तेज आवाज सुनते सुनते आप तेज सुनने लगोगे, फिर धीरे आवाज आपको सुनाई, जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा वो लोग धीरे नहीं सुन पाते हैं, जैसे धीरे सुनने में औरतें ही माहिर होती हैं,
वो तो बतिया जान नहीं पाओगे कैसे क्या बोल ली क्या सुन ली। लेकिन तेज सुनने वाला, जैसे बहुत तेज सुनने वाला धीरे आवाज को सुन, जैसे सेलर लोग चलाने वालों को देखे होगे, खटपट 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 दिन भर चले रहते हैं, उसी में आवाज आती है, वही रहते हैं। उनसे कभी आवाज धीरे बाहर बात करो तो धीरे वो अपने भी तेज बोलेंगे और आप भी धीरे बोलोगे तो सुन नहीं पाएंगे। तो ये हमारे जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें दिक्कतें आती है। तो आपको ये क्लीन एंड ग्रीन की वर्ड जो लिखी जाती है, यहाँ ग्रीन का मतलब होता है हमेशा हमें हरियाली बनाने की कोशिश करना चाहिए, मतलब पेड़ पौधों को कंटिन्यू लगाते रहना चाहिए, और जो पहले से है उसे बचाना चाहिए, काटने से बचाना चाहिए। और क्लीन का मतलब है कि सफाई रखना चाहिए, हर लेवल पे सफाई, जैसे वो चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, इससे होने से रोकना चाहिए। और वहाँ पे एक जगह कहीं और देखोगे तो ऐसे पानी का बूंद लग के सेब लिखा रहता है, वाटर ड्रॉप्स बना देता है और सेब, मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो आने वाली पानी की समस्या है, इसे बचाना चाहिए। इसे बचाने का मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग बेफजूल पानी को वेस्ट करते हैं। बेफजूल का मतलब जैसे टोटी को ऑन कर दी, अभी हाथ में साबुन लगा रहे हैं, वो भर गिरत, वो पानी वेस्ट हो रहा है ना। मतलब आपको तरीके के हिसाब से काम करना चाहिए, मतलब एक सिस्टमेटिक करना चाहिए जिससे पानी बचे, सेव हो। और उसे पानी की वैल्यू बॉम्बे वाले जानते हैं कैसे बचाया जाता है। पानी अगर खत्म हो गया टंकी तो टाइम है आई तो हर टंकी कहूँ खाली हुए मन कह दिए दोनों टंकी कहाँ तक खाली हो, और टंकी खाली है ऑलरेडी, पानी नहीं है, पानी टाइम है साइज। इसलिए हम लोग पानी का सिर्फ देहात के लोग ज़्यादा वेस्ट करते हैं, अपने शहरों वाले तो पानी का वैल्यू जानते हैं, बहुत कम वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ तो नहाए से पहले 2 बाल्टी वोट धो लगाओ 2 बाल्टी भाई तो पहले धो ली तब नहाए से लेते, तो वो वाली वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल की अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स में देखें तो जिस तरह बाहर की दुनिया में जल का बहुत बड़ा महत्व रहा है, ऐसे हमारे अंदर भी जल का बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि हमारे बॉडी में लगभग 60 से 70% किससे बना है, जल से बना हुआ है। जल से बनने की वजह से ये जो अमाउंट होती है ये सबसे ज्यादा प्योर रखना होता है। आपको हमने उस दिन भी बताया था कि हम अगर अपने बॉडी में कोई चीज प्योर ना डाल पाए तो कम से कम जो हम लोगों के बॉडी का मोबिल है, मतलब तेल का मोबिल का काम करता है कौन, पानी, वो पानी से ही जाना चाहिए। मतलब बॉडी के अंदर और सब तो गड़बड़ जा ही रहा है, आप लौकी खा रहे हो, गोभी खा रहे हो तो बहुत प्योर नहीं है, उसमें कई केमिकल फर्टिलाइजर, कई केमिकल मेडिसिन मिलाए गए हैं, उसमें खाद और इंजेक्शन भी देते हैं, कई टॉनिक को भी डालते हैं, मतलब केमिकल चीज़ों को यूज करके उससे ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में तो बढ़ाया जा रहा है, तो वो तो इम्प्योर है ही। चावल आप देख लो, अपने इधर चावल जो होता है हम लोग यूरिया और डाई को बढ़ा के जिंक डाल के, मतलब जितने भी रासायनिक उर्वरक है उसको डाल के बढ़ा रहे हैं, तो उसका उसमें अमाउंट जाता होगा कि नहीं जाता होगा, अब उससे तो वो तो इम्प्योर हो ही रहा है, मतलब प्योरिटी उतनी नहीं है। और साथों साथ अपने बॉडी में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो पानी का हिस्सा है, तो मान लीजिए और चीजें गड़बड़ जा रही है तो क्या कर सकते हो भाई, इतना तो है नहीं कि अपने को भी लगा लोगे। वैसे भी कोशिश करना चाहिए कि हमने एक बार बताया था आपको कि हर फैमिली के पास अपना लॉन होना चाहिए, जिसमें कम से कम उसे अपने काम भर का सब्जियां उगा लेना चाहिए। और अक्सर करके वो ओल्ड लोग उगाते भी हैं, घर के आसपास जमीन पे जो बुढ़े हो जाते हैं वो अक्सर लगाते हैं, वो लगाते हैं तो उसमें दवा डालते हैं नहीं, खाद डालेंगे तो ही गाय वाला या भैंस वाला खाद थोड़ा सा डाल देंगे, तो नहीं डालेंगे, तो उस तरह वो लोग थोड़ा सा प्योरिटी चीज़ पा जाते हैं। लेकिन अपने बॉडी में अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही है, खरीद के ही खाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ तो है ना जो अवेलेबल है। आपको पता होगा पानी की शुद्धता को हम लोग TDS में डालते हैं, किसमें, TDS, और अपने बॉडी के लिए जो TDS की रिक्वायरमेंट है वो 30 से 50 के बीच है। मतलब हमारी TDS 30 TDS से 50 TDS के बीच की पानी जब हम पिएंगे तो हमारे बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन होगा। ये TDS आपके मिनरल वाटर वाले देते हैं, जैसे किल्ली का आता है, बिस्लरी का आता है, या जो गांव में जो प्लांट लगा के दे रहे हैं इनकी TDS उस लेवल पे होती है, वो नाप के देते हैं। और बाकी अपने नल का चेक करा लो, 250 से कम नहीं आएगा। अपने इधर सिद्धार्थनगर की TDS जनरली 250 से 300 है, सूरतगढ़ में 450 है। सूरतगढ़ की पानी जो पिया होगा वो जानता होगा, बहुत खराब पानी लगता है। वहाँ की TDS कितनी है, 450। अपने हम लोगों के नलों का TDS भी इस समय 250, 200, 250, 300 बताता है, जो कि एक इम्प्योर वाटर है। वो इम्प्योरिटी दिखती नहीं है, लेकिन उसमें जब आपके कुछ रिएजेंट आते हैं, उस रिएजेंट से साफ करवाओगे तो काला काला उसमें निकलेगा।
केमिकल आता है, उस केमिकल का 3 ड्रॉप डाल दोगे तो सबको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मतलब जान लो ना, इकट्ठा कर देता है। और जब पेदी पे देखोगे गिलास में तो काला काला जम जाएगा। या आपने कभी प्योरीफायर में देखा होगा, जो हम लोग कैंट वेंट लगाते हैं या वाटर प्योरीफायर, तो उस पर जम जाता है जंग। या पानी को गरमाए होगे कभी तो बर्तन पे जमता है, वो इम्प्योरिटी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो हम लोग सबसे पहले यही सलाह करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स का जो पहला कंपोनेंट है वाटर, ये हमारे बॉडी में सबसे प्योर जाना चाहिए। ये प्योरिटी के लिए हम लोग को प्योरिटी पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर करके लोग पानी कहीं से भी पिया करते हैं। बाकी बात क्या है कि पानी पे पैसा कौन खर्च कर पाएगा? अभी खाने का पैसा नहीं है, पानी का खर्च भी कर रहे हैं। विराट कोहली को पता करोगे 400 रुपया बॉटल पीता है, पैसा है पीता है, उस काबिल है तो पिएगा ही पिएगा। ये 400 नहीं कि 20 रुपया बॉटल तो मिलता है ना, 10 रुपया बॉटल मिलता है। गांव में घरों में आप देखोगे क्या रुपये का बॉटल देते हैं पानी वाले? 20 नहीं, रेगुलर लोगे तो 15 बात हो जाएगा, 10-12 रुपया 15 रुपया रेगुलर लोगे तो 15 रुपये में दे देंगे। आप 15 रुपया हर घर वाले गुटखा खाते होंगे, पक्का है। किसी भी घर में चला जाओ, कोई ना कोई गुटखा खाता है। और लॉकडाउन में 15 रुपया पीस रहा है, अब तो 5 रुपया हो गया है, तो 15 रुपया गुटखा मिलता था। ये शिक्षा का इफेक्ट है बाबू। अगर एक बोतल पानी आ जाए, घर वाले पूरा दिन भर प्योर वाटर पीने पा जाएंगे। 15 लीटर बहुत हो गया, 20 लीटर 5-6 लोगों के लिए 4-4 लीटर पी नहीं पाओगे। तो 4 पीना चाहिए, 2 लीटर हो पाता है, 2.5 लीटर। अगर घर में 6 फैमिली है तो 2.5 लीटर पियोगे तभी कितना हो जाएगा? 15 लीटर। और 15 लीटर उसमें रहता है, मतलब 15 रुपया अगर डेली घर पे लगा दिया जाए तो घर भर पानी शुद्ध पीने लगेंगे। लेकिन हम लोग वो 15 रुपया नहीं लगाते हैं, नल से ही पीते हैं। वो लगता है बेफजूल खर्चा जा रहा है। 15 रुपया रोज कौन देगा? हाँ, जिस दिन वही गांव में समोसा वाला आता है, उस दिन 45 के पैक करा के तूड़ दीजिएगा मिल के चटनी लगा के। मतलब वो 45 उनको बेफजूल नहीं दिखता है। टिकिया वाला पहुंचेगा, उनको देंगे 10-10 रुपया, घर में 7 जन है 70 रुपये बनवा लिए, 7 दोना लेके खा लिए। लेकिन 15 रुपया बेफजूल लगता है। इसका वजह क्या है? शिक्षा में कमी। मतलब हम लोग एजुकेशन में इलिटरेट है, फैमिली इलिटरेट है, उसको कुछ महत्व पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं करता है। और कौन अच्छा है ये जान नहीं पाता। मैं जो लगता है वो कर देता है, जैसे जो अच्छा लगेगा वो करेगा, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो। लेकिन अच्छा है कौन, ये लगने पे डिपेंड नहीं करता है। भाई आपको किसी को गाली देना अच्छा लगता है तो गाली देना अच्छी बात है? नहीं। अच्छा बात और बुरा बात को डिसाइड करने में शिक्षा की जरूरत होती है, तब डिसाइड कर पाओगे क्या सही है और क्या गलत। और फिर वो अच्छा लगे या ना लगे, जैसे करेला अच्छा लगे या ना लगे, करेला अच्छा होता है। बैगन अच्छा लगे तो ये बुरी बात है, बैगन अच्छा नहीं होता। सब्जियों में जो बीज वाले सीड्स वाले होते हैं बैगन, वो अच्छी क्वालिटी के मतलब बैगन में नहीं आते। बैगन रेगुलर खाओगे तो आपके स्टमक में बहुत दिक्कतें आएंगी। बीज वाले में जैसे मिर्चा आता है, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बैगन की सब्जी ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। अब वो आपको अच्छा लगे या ना लगे वो अलग फैक्ट है। वो अच्छा नहीं है, लेकिन करेला अच्छा है। अब करेला हमें खाना चाहिए, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसे अच्छा तो नहीं कह सकते। इस वजह से हम आपको रेगुलर बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि सोसाइटी में एजुकेशन का ही इफेक्ट है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारा शिक्षा बताता है। जो हम सीखे हैं, जो संस्कार हमारे अंदर है, जो एजुकेशन, ये डिसाइड करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, हम लोग के घरों में तो गुटखा खाने वाले 50-50 रुपये 60-60 रुपये के एक दिन में खा रहे हैं, 10-12 कमला पसंद तोड़ दे रहे हैं। लेकिन घर में पानी नल का ही पिया जा रहा है। इसका वजह है कि मतलब वो पैसे की इशूज नहीं है, सिर्फ समझ की इशूज है। और वो समझ नहीं होगी क्योंकि उनको कोई समझाया ही नहीं है। उसके इफेक्ट अच्छा वो दिखेगा नहीं बाबू कि पानी कहेंगे दोनों बराबर तो है, बराबर कैसे है? पढ़े होते तब जानते हैं ना TDS में क्या फर्क होता है। वो बॉडी में आपका बॉडी 70% तो पानी से बना है, वो कचरा वाला डालोगे तो 70% तो इससे कचरा हो गया। अब कितना संभालोगे? और उसका इफेक्ट तो दिखेगा 40 के बाद में स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको थोड़े बात पे इन्फेक्शन होंगे, थोड़े बात पे बुखार आएगा, थोड़े बात पे मलेरिया टाइफाइड, एक से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगी, या यूरिक एसिड का बढ़ना, गठिया रोग होना, आगे चल के पेट का खराब हो जाना, पेट मतलब जिसको डाइजेशन कहते हैं, ये सब सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, बाल का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगे। और वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपने रेगुलर लाइफ को सही से नहीं जिया है। दूसरे पॉइंट भी क्या आता था? कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जल का सोर्सेज की बात कहते हैं, जल पूरी जगह अवेलेबल है, हर जगह आपको पानी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बात है कि आप पियोगी कि नहीं पियोगी, आप पे डिसाइड करता है। पानी का काम बॉडी में 3 जगह हमने बताया था। पहला
खाने को डाइल्यूट करने में, जो खाना खा लेते हो उसको तरु बनाने में, गिल्ला करने में पानी का उपयोग होता है, जो कि खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आप करना तो उचित होगा। खाना खाने के जस्ट बाद जो पानी दबा के पी लिया, जान लेना उसका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा, मतलब उसे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पानी चला गया तो जो आपकी पित्त रस निकलती है जिसको हम HCl कहते हैं, और जो पेनक्रियास से अग्न्याशय रस निकलती है, अग्न्याशय रस जानते हो, अग्न्याशय ग्रंथ आज पत्ती जैसा होता है, उसी के से रस निकलता है, इंसुलिन, ये दोनों ही खराब हो जाते हैं पानी जाने पर। और खाना जैसे खाओगे तैसे वो निकलता है, मतलब जैसे मुंह चला और खाना अंदर गया तैसे माइंड उसे इन्फॉर्म कर देता है कि अपनी तरस और अग्न्याशय रस निकालो स्टमक में, और वो निकाला और उसी बीच में आप पानी पी लिए तो हम क्या हो जाएगा, बेकार। और जब वो हार्मोन्स पेट में नहीं मिलेंगे तो पक्का है कि आपका खाना पचेगा नहीं, बल्कि वो सिर्फ लेई बन के निकल जाएगा, उससे आपके बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी उतना ही पीना चाहिए कि जितने में गला साफ हो जाए। आधे घंटे बाद जितना पी पाओ उतना पी सकते हो, लेकिन आधे घंटे बाद। और पानी पीते समय हमारा काम वही करता है कि जब अम्ल मिल जाते हैं तब पानी पीने के बाद वो हल्का करता है, डाइल्यूट करता है, और डाइल्यूट करके उनके सूक्ष्म चीज़ों को, हमारी जो वाल्स होती है, दीवारें होती है कोशिकाओं की, वो सोखती है अपनी चीज़ों को, और जो कचरा होता है उसको आगे बढ़ाती रहती है, और लास्ट में जाके मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। जल का दूसरा काम होता है बॉडी से प्योरीफाइड करना। हमने दूसरा स्टेप बताया था कि जल को साफ करने में पानी का काम बहुत बड़ा योगदान है। आपके बॉडी में जो सबसे खराब चीज बनने वाला है वो है, आपको पता होगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड हम लोग नहीं पचा सकते। कौन सी कंपाउंड? नाइट्रोजन हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। नाइट्रोजन को पचाना हमारे बॉडी में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो नाइट्रोजन को पचा सके। नाइट्रोजन को पचाने वाला कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का मुख्य भोजन है नाइट्रोजन। यूरिया जो डालते हो ना, यूरिया में खाली नाइट्रोजन ही होता है पंप पर, मतलब पेड़ पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन को पचा के नाइट्रेट कंपाउंड में बदल देते हैं, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन को पचा, लेकिन जब उनके फलों को खाएंगे तो नाइट्रोजन बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? आम के पेड़ में यूरिया डाले तो यूरिया उसको लेगा, उसका भोजन है, वो नाइट्रोजन का कंपाउंड आम में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो नाइट्रेट जब तुम खाओगे तुम्हारी बॉडी में वो नाइट्रोजन आएगा कि नहीं आएगा? वो नाइट्रोजन तुम पचा नहीं पाओगे, वो बनाएगा यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? और जिस दिन वो यूरिक एसिड बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया, निकाल नहीं पाए, निकलता तो ये जगह से या तो पसीना या तो पेशाब, जिसको यूरिन कहते हैं। आपने पेशाब को सुना होगा, यूरिन कहते हैं। अगर वो निकल नहीं पाया तो बॉडी में वो धीरे धीरे आपके ब्लड में घुलने लगेगा, और जिस दिन वो यूरिक एसिड बोन्स में ज़्यादा हो जाएगा, आपके बोन्स के बीच जो एक लसलसा पदार्थ होता है जिसको ग्रीस समझ सकते हो, वो सुखा देता है। और यूरिक एसिड जब उतना सुखा के अपने भर जाएगा तब वो जैसे पल्ला खोलो चर पर चर, उससे हड्डी करोगे तो पर चर बोलेगा। ये बुढ़ापे में अक्सर हो जाता है, ठीक है। उसकी कोई दवा, खाली पेन किलर दवा है। पेन किलर मतलब दवा खा लो दर्द मिटा दे। अब पेन किलर दवा खा के इस दर्द को मिटाओगे तो उधर किडनी खराब होगा, क्योंकि किडनी पेन किलर दवा से बहुत इफेक्टिव होती है। किडनी पे पेन किलर दवा 10 साल तक लगातार खा लो, काफी जो क्रिएटिनिन है, किडनी को नापने वाली को क्रिएटिनिन कहते हैं हम लोग की। क्रिएटिनिन 1 पॉइंट के अंदर होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच। अगर वो 1.5 हुआ तो बढ़ने लगा, 2, 2.5, 3 तक जाते जाते आप एक्सपायर कर जा सकते हो। तो क्रिएटिनिन आपका लेवल बढ़ा देगा अगर आपने ज्यादा पेन किलर दवा खाए तो। पेन किलर मतलब दर्द निवारक दवाई, दर्द से बचने वाला दवाई। इसलिए छोटे मोटे दर्दों पे दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना वो फायदा नहीं करेगा उतना हमारी किडनी को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे लोग छोटे छोटे दर्दों में भी दवा खाने लगते हैं। कुछ सहन करो, जब असहनीय हो जाए तभी हमें दर्द की दवा लेनी चाहिए। पेन किलर दवा सबसे खतरनाक दवा होती है। जल का तीसरा काम, पहला काम खाने को पचाने में योग करना, दूसरा अपने बॉडी से मलों को निकालना। अगर आप पानी भरपूर नहीं लेते हो आपका मल कड़ा होगा। मल कड़ा होने पे आपको बवासीर जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जो कि एक और भी सस्पेंसिव और बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। बवासीर जो जानते हो ना, बवासीर का मतलब पाइल्स हो जाने का मतलब होता है कि सबसे किसको हो गया? देखो फाइल्स सबको होता है, मतलब वो किसी को बस वो अपने स्टेज में ना आए। फाइल्स का मतलब जानते हो, वो होते हैं छोटे छोटे आपके वो मसल होते हैं जो निकल जाते हैं, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मसल्स अगर एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं तो मसल से जब कभी रगड़ पड़ेगा तो कट जाएगा, और जितने बार वो कटेगा उतने बड़ा वो होता जाएगा। जैसे फोड़ा देखोगे नहीं, फोड़ा को देखोगे जितने बार उजाड़ोगे
उतने वो बढ़ता चला जाएगा। और जब वो सिचुएशन केस में आ जाता है तो बहुत तेज दर्द क्रिएट करता है, और उसका भी इलाज अभी तक कोई बहुत ही बेहतर नहीं बना हुआ है। बाइक से एक बार हो जाए, ऑपरेशन तक करवा लो, लेकिन तुम ये गारंटी नहीं ले सकते कि अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ऐसे कंडीशन में वो क्रिएट होने का वजह सिर्फ आप हो, आपने रेगुलर पानी बम्पर नहीं पिया है, इसलिए आपके मल बहुत ढीले नहीं हुए हैं, और ढीले मल ना होने की वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरा फैक्ट होता है पानी का, अगला जो तीसरा है वो बॉडी में आपको पता होता है मॉइस्चराइज रखना, तापमान को मेंटेन करना। अगर बॉडी में आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, जैसे गुस्सा आ गया तो अक्सर सुनोगे पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मतलब पानी पीने का अर्थ क्या होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन रखने का काम कौन करता है? तो ये 3 काम अगर बॉडी से कराना है, पहला सही से पाचन कराना, बात नहीं जी, सही से पाचन कराना। दूसरा बॉडी से गंदगियों को आराम से आसानी से निकालना यूरिक एसिड के साथ। और तीसरा बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन रखना। मतलब गर्मी में भी आप दबा के पानी पियोगे तो तुम्हें गर्मी नहीं सता पाएगी, और ठंडी में दबा के पियोगे तो फिर ठंडी भी नहीं सता पाएगी। तो ठंडी में जितने दबा पानी पी लोगे उतने अंदर हो जाके आपके टेम्परेचर को मेंटेन कराएगा। ऐसे कंडीशन में ये ताप को मेंटेन रखता है, और बॉडी में जल का तीसरा काम ये में मुक्त रहता है। 3 काम अगर रेगुलर चाहते हो तो भरपूर आपको शुद्ध पानी लेना पड़ेगा। बाकी दूसरे नंबर पे क्या था? कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक काम है, वो बॉडी को ऊर्जा देना है। हमने उस दिन बताया था कि ऊर्जा वाली चीजों में आपको ये डिसाइड करना है कि कब आपको काम ज्यादा करना है और कब आपको काम करना है। दिन में काम बताओ कब करना होता है, रात में ज्यादा कि सुबह, दिन में ज्यादा? तो खाना कब टाइट खाना चाहिए, रात को या सुबह? सुबह वाले लंच को जिसको आप लोग बोलते हो 10 या 11-12 बजे लंच करते हो, इसमें हमें खाने बम्पर लेना चाहिए। जैसे कि चावल ज्यादा लेना चाहिए, और हमें पेट भर के खाना चाहिए आराम से, जितना भी खा सकते हो, जो भी चीजें तुम्हें पसंद है सब कुछ। फैटी चीजें भी ले सकते हो, क्योंकि दिन भर तुम काम करोगे तो बर्न हो जाएगा। लेकिन रात के समय जब सोते समय हमें लाइट फूड लेना चाहिए, हल्का फूड। हल्का में मतलब जैसे 2-4 रोटी हो गया, या मान लीजिए बहुत ही नॉर्मल फूड लेना चाहिए, उतना ही कि पेट भर जाए। क्योंकि रात में तुम्हें सोना है, कोई काम करना तो काम नहीं करना है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा जरूरत, अगर जरूरत से ज्यादा लिए तो आपके बॉडी में ग्लाइकोजन बनाएगा, जो चर्बी बना के पेट पे इकट्ठा करेगा, इससे आपके पेट बाहर आने लगेंगे, और धीरे धीरे वो ब्लड शुगर को बढ़ा देगा, जिससे कि आप में बॉडी में शुगर के मरीज आप हो जाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट कब ज्यादा लेना है, कब लेना है, ये आपको डिसाइड तो सुबह शाम में आपको पता है, सुबह ज्यादा शाम में कम। उम्र के हिसाब से युवा अवस्था में सबसे ज्यादा खाना चाहिए। युवा अवस्था का मतलब 20 से लेके 45। इस बीच में हम लोग बम्पर काम करते हैं, बार बार बोलना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना, इधर काम करना, उधर काम करना। तो इस बीच में आप जितना खा लो सब सही है, लेकिन 20 साल से नीचे बच्चे काम कम करते हैं, इसलिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट कम देना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए। और बुढ़ापे में भी कार्बोहाइड्रेट हमें कम मिलना चाहिए। मतलब बुढ़ापे में अक्सर करके जैसे घर वालों को कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट कम देना चाहिए, उन्हें विटामिन के अमाउंट ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उस समय रोगों से लड़ने की जरूरत होती है। तो विटामिन का मतलब जैसे जूस हुआ, हरी सब्जियां हुआ, सलाद हुआ, ये वृद्धावस्था में ज्यादा जरूरी होता है। बचपन की अवस्था में प्रोटीन ज्यादा जरूरत है, युवा अवस्था में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बचपन में बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो प्रोटीन जरूरत है। युवा अवस्था में पकड़ के दबा के काम करना है, जानते हो ना, कुछ लोग दिन रात एक कर देते हैं, 12-1 रात जाने 2 सोते होते नहीं, काम में करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बहुत सख्त जरूरत है। यार हम चिल्ला रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगा ना। और तीसरा नंबर, बुढ़ापे में मिनरल्स की जरूरत है, सॉरी विटामिन की। उस समय 1000 रोग आएंगे बुढ़ापे में, उससे बचने के लिए तुम्हें विटामिन की सख्त जरूरत है। अगर आप उल्टा सीधा किए तो उसके इफेक्ट आपके जीवन में जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पे हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेस थे उसमें चावल, गेहूं, गन्ना, आलू, ये सब आते थे। अक्सर करके इनको केमिस्ट्री में आगे भी हम जब मॉलिक्यूलर फार्मूले में आएंगे तो आप जान जाओगे। प्रोटीन की बात हमने बताया था, प्रोटीन का काम बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या है, ग्रोथ के लिए। प्रोटीन का काम बॉडी के मसल्स को बनाना, जैसे जब कट पिट जाता है तब हमें प्रोटीन बढ़ा लेना चाहिए। जैसे मान लिया आपका यहाँ कट गया, तो कट गया तो ठीक होना है ना, वहाँ मसल्स की जरूरत है। ऐसे कंडीशन में 2-3 दिन तक अपने प्रोटीन्स को नहीं बढ़ाओगे, डॉक्टर साहब से ले जाओगे, प्रोटीन का दवा लिख देंगे, 15 रुपये गोली रहेगा, काट काट के खाओ, 3 टाइम कहेंगे 3 दिन तक खा लो, सही हो जाएगा। उससे बढ़िया घर ही फाइबर और प्रोटीन्स खा लो ना, वो तो चीजिया वही है। अब वो नहीं बता रहे हैं कि प्रोटीन्स खिला रहे हैं आपको। जब आपको कमजोरी कहोगे आ रहा है, या मान लीजिए कहोगे बार बार हमको बुखार चढ़ जाता है, जल्दी जल्दी तबीयत खराब होता है, तो विटामिन सी की गोली चलवाना शुरू कर देंगे। विटामिन कॉम्प्लेक्स जिसमें ज़्यादा विटामिन हो, वो टेबलेट्स आपको खिलवाएंगे महीना भर, एक सुबह एक
और विटामिन के सोर्स आपके पास भी अवेलेबल है। पहले से खाए होते तो ये स्थिति आती नहीं, वो स्थिति आप क्रिएट की हो तो डॉक्टर दवाई के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स का काम क्या है? बॉडी का ग्रोथ होना। आप किसी भी डॉक्टर के पास अपने जाओ, कदों से छोटा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, बहुत बच्चे होते हैं ना, बढ़ते नहीं है, उनका ग्रोथ नहीं होता है, उनके पास जाओगे वो पाउडर लिखेंगे, दवाई लिखेंगे, वो सब के सब प्रोटीन होते हैं वो। और जान लेना कि 1 रुपये प्रोटीन 12 रुपया लगता है मेडिकल में। 1 रुपये मूंगफली दाना पीस दिए, 12 रुपये कम्प्लान तैयार हुई। अब तुम मूंगफली खाओ कि कम्प्लान भी है वो तू जानो, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब से पूछो तो अपना फीस नहीं हो, 12 रुपये दिए, वो काम नहीं दिया मार्केट में। जैसे आपने नींबू बताया था ना, एक नींबू कितने का आता है? 2 रुपये का या 3 रुपये का। और एक नींबू अगर 1 हफ्ते में पी लेते हो तो 14 विटामिन सी की गोली का काम करता है। जो उनकी 1 रुपया गोली आता है विटामिन सी का, 14 रुपये काम करता है वो। अब चाहे डॉक्टर साहब वाला 1 रुपया वाला गोली खाओ, चाहे हफ्ता में तो नींबुआ पी लो, बात तो वही आएगा। दोनों में फायदा नींबुआ करेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। आपको पता होगा नेचुरल चीजें हमें ज्यादा फायदेमंद होती है। चौथा नंबर, प्रोटीन्स के बाद अगर हम बात करें तो हमने बताया था वसा के बारे में। फैट, हमारे बॉडी में फैट 3 काम करता है। एक तो छोटे छोटे अब क्रियाओं को चलवाता है, दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस बन के एनर्जी का स्टोरेज होता है। मतलब आपको जब खाना नहीं मिलता है तब ऊर्जा देने का काम बॉडी में कौन करता है? मतलब ये पावर बैंक की तरह समझ सकते हो कि जब लाइट ना रहे तब मोबाइल चलाने का काम ये करेगा। मतलब ये आपके बॉडी में स्टोर रहता है। इसको जानने का तरीका आपको जानना तो आप अपने चमड़े से ही जान सकते हो, जिसके बॉडी में फैट्स के अमाउंट ज्यादा होते हैं। ये फैट चर्बी वाला नहीं है, ग्लाइकोजन वाला। आप लोग कहने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। ये जो चर्बी वाला फैट होता है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। वो नुकसानदायक वाला चर्बी 2 तरह की होती है, एक फायदे वाली है, ये फायदे वाले की हम बात कर रहे हैं। फायदे वाली चर्बी बॉडी में रहे तो बड़ी मजे मस्त की बात है। आप 2-3 दिन खाना नहीं खाओगे तब भी आपको कमजोरी नहीं लगेगी, पूरी ताकत के साथ काम कर ले जाओगे। इनका जब फायदा वाला फैट रहेगा और ग्लाइकोजन जो बनता है, जो पेट्रोल लेयर होता है ना, वो गड़बड़ वाला है, वो फैट है लेकिन वो गड़बड़ फैट है, उससे तुम्हें बर्न करना है, जला देना है। अब चाहे काम करके जलाओ या वर्कआउट करके जिम में जलाओ, वो जलाओगे नहीं तो बॉडी में शुगर बढ़ा देगा। फैट का काम मॉइस्चराइज करना, स्किन को मुलायम रखना, सॉफ्ट रखने का काम फैट ही करता है। फैट जिसके बॉडी में वो अच्छे वाले ज्यादा होते हैं, उनके चेहरे पे अक्सर करके ग्लोइंग होती है, उन्हें क्रीम पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उनके मसल में झुर्रियां नहीं पड़ती है। झुर्रियां का मतलब समझ लो ना, और जैसे चिचराना जिसको कहते हैं, देखोगे दरारें आ जाती है, तो दरारें उनको नहीं आएंगी, बहुत ही सॉफ्ट उनका चेहरा नजर आएगा। 5वां नंबर, कुछ लोग साफ करने के लिए तो मेरा लगा सबसे जरूरत ये बाबू बचपन और बुढ़ापे का सबसे अहम बात है जान लें कि जैसे लगड़े की बैसाखी होती है, ऐसे हमारे बचपन की और बुढ़ापे की ये बैसाखी है। जिसके बॉडी में कम पड़ा उसको इतने रोग चपेटेंगे कि वो सोच नहीं सकता हमें इतने रोग हो सकते हैं। ये सिर्फ जवानी जो होती है, जो हमारा यंग एज होता है, इस एज में हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है इम्यूनिटी सिस्टम, इसलिए हमें इसकी खास जरूरत नहीं है। मतलब आपके युवा अवस्था में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट होने की वजह से विटामिन कम भी रहे तो काम चला लेगा, रोग देखोगे इस अवस्था में नहीं आता है। लेकिन 1 साल से लेके 5 साल तक बहुत आता है, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं क्योंकि उनके अंदर विटामिन की कमी होती है। दूध ही लेते हैं और दूध में ये वाला मिल नहीं पाता, बाकी सब मिलता है। तो दूध की वजह से उनको ये ना मिलने की वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है और हर हफ्ता आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हर 1 महीने तबीयत खराब हो जाएगा बच्चे का। लेकिन जैसे वो 2 साल का हुआ तैसे वो थोड़ा थोड़ा हरी सब्जी या फ्रूट्स, फल के जूस खाना शुरू कर देता है तो विटामिन आना शुरू हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है। और जैसे 2 साल से लड़का बड़ा हो जाएगा तब बीमार नहीं होगा। इसलिए अक्सर गाँव में सुने होंगे कि बच्चे जब 3 साल के हो जाते हैं, मुंडन हो जाता है, तो उनको बीमारी नहीं होती है। वो मुंडन से बीमारी नहीं रुकती है, उनके एज से रुकती है। एज पे आने के बाद में उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होती है। कहता ठीक है 35 से 40 के बाद में फिर आपको रोग इकट्ठा करेंगे और लोगों से लड़ने के लिए क्या जरूरत है? मिलता कहाँ पे है? 4 जगह। हरी सब्जियां, जितने हरी सब्जी, आलू नहीं, आलू ये देगा सब्जी माने हरी सब्जी। दूसरा नंबर रसदार फल, जूस, केला नहीं, केला ये देता है, रसदार फल है क्या केला? नहीं, रसदार फल में कौन आएगा? नाशपाती, अनार, जिसमें से जूस निकल सके तो उसको रसदार फल कहते हैं। वो आपको देते हैं ये विटामिन। तो क्या हुआ? तीसरा, खट्टे कच्चे फल, जिसमें आंवला आता है, नींबू आता है, ये सब आपको विटामिन से प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा 6ठे नंबर पे क्या था?
खनिज लवण जो बॉडी का अगला था। खनिज लवण हमें कहाँ से, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सलाद, सैलेड और फाइबर्स फ्रूट्स जैसे सेब हुआ, उसमें मिनरल्स मिलेंगे। या जितने भी आपके सैलेड वाले आए जिसमें सलाद में जो चीज़ें मिलती है पूरी चीज़ होती है, जैसे चुकंदर, गाजर, सलजम, ये सब चीज़ें होती हैं, उससे आपको मिलेंगे मिनरल्स। ये मिनरल्स का काम बॉडी में उन पार्टों को मेंटेन करता है जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। आपको पता होगा हमारे बॉडी में आयोडीन का काम है थोड़ा सा। पूरे जिंदगी में आयोडीन का अगर हिस्सा निकाला जाए तो बॉडी को 1 चम्मच ही काम होती है, मतलब 1 चम्मच आयोडीन जितना है उतना पूरे जिंदगी में जरूरत है। एक थोड़ा थोड़ा करके, एक के बार नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें आयोडीन वाले, नमक वाले देते हैं। नमक वाले अक्सर प्रचार में दिखाएंगे कि 30 ppm एरिया है। आपका कितना होता है? टाटा नमक खरीदोगे तो लिखा होगा 30 ppm आयोडीन। इसका मतलब क्या? पीपीएम सांद्रता है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता पढ़े होगे वही पीपीएम पढ़ाएगा होगा, पार्ट पर मिलियन। 10 लाख किलो में 1 किलो मिला दो तो उसको 1 पीपीएम कहते हैं। 10 लाख किलो में 1 किलो मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 पीपीएम। 10 लाख किलो लिए, उसमें 30 किलो आयोडीन मिलवा दिए, 10 लाख किलो नमक बन जाए, उसमें 30 किलो आयोडीन मिलवा दो तो 30 ppm बन जाता है, और वही टाटा वाले हम लोगों को देते हैं। तो बताओ हमारे बॉडी में कितना आता होगा? बहुत कम अमाउंट है, उतना चाहिए अपने बॉडी को। लेकिन उतना अगर नहीं आया, सिर्फ उतना, तो घेगा रोग हो जाएगा। थायराइड भूल जाती है ना। हाँ, मतलब सोच सकते हो कि हमारी बॉडी में मिनरल का कितना कम काम है। आयरन का बहुत कम काम है, लेकिन आयरन की कमी हो जाए एनीमिया हो जाएगा, हाथ पैर कटेगा, ब्लड ही नहीं रुकेगा, क्लॉट ही नहीं करेगा, मतलब कट जाएगा तो खून भर निकलेगा, वो रोक ही नहीं पाओगे। किसकी वजह से? एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से हो जाती है? बॉडी में आयरन की ज्यादा अमाउंट की कमी नहीं है। पूरे बॉडी के अगर आयरन को इकट्ठा कर जाएगा तो 2 लोहे का कील बनेगा। कीला देखो, पूरा आयरन निचोड़ लो, कीला बना दो पूरे आयरन को, 2 कीला के बराबर आयरन है। लेकिन ये आयरन आपको लगातार चाहिए। आयरन की कमी आने के बाद में बॉडी में कमजोरी, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ये हमें कैसे मिलता है? आयरन हमें फाइबर से मिलता है, मतलब फ्रूट खाते हैं उसी में आयरन मिल जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हम आयरन के पॉट्स जो यूज करते हैं। आज तो स्टील और फाइबर्स के बर्तन यूज किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। पहले के समय लोहे के कढ़ाई, लोहे के बर्तन, लोहे के कटोरे यूज किए जाते थे, पीतल के यूज किए जाते थे, तो उसके थ्रू उनके बॉडी में उनके पार्ट्स क्या होते थे? घर्षण, रगड़ की वजह से थोड़ा थोड़ा खिसेगा कि नहीं खिसेगा? तो कुछ जैसे सब्जी डाल दिए लोहे कढ़ाई में और साग बना रहे हो तो ऐसे से रगड़ोगे तो कुछ तो किसमें करेगा ना, वो चीज़ अपने बॉडी में थोड़ा थोड़ा आ जाता था तो काम पूरा हो जाता था। आज स्टील या फाइबर यूज करने पर इन चीज़ों की कमी आती है, इसलिए डॉक्टर साहब आयरन की गोली बराबर लिखा करेंगे। फेरोलेक, फेरोएस्टे या पॉला से नाम पड़ेगा, फेरस नाम है ना, जितना ER से कोनो टेबलेट का नाम पीढ़ी जान लो, आयरन के टेबलेट हो, और हर पेशेंट को आयरन का टेबलेट अब खाना पड़ रहा है। भाई आयरन नहीं लोगे तो डॉक्टर साहब देंगे। अच्छा, आयरन खाने मतलब थोड़ा ना कि कीला ही खा लो, वो बहुत थोड़ा